हेलो स्टूडेंट, आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें आज हम पहले स्टार्ट करते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि किसी वेक्टर का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई वेक्टर है, उसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया, ये एरो। इस एरो की जो लेंथ है, इस एरो की जो लेंथ होगी, इस एरो की ये जो लेंथ होगी वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो एरो हेड है, ये उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। तो देखो, कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर हम इस वेक्टर को नाम दें, ये वेक्टर तो यही है, इस वेक्टर का नेम है ए वेक्टर। लेट कर लेते हैं कि इस वाले वेक्टर का नेम है ए वेक्टर और इस ए वेक्टर की जो लेंथ है वो ये रही। दैट मींस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये लेंथ, और ये एरो हेड है, ये इस ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन नहीं होती ए वेक्टर की, ये रही डायरेक्शन। ठीक है, इस वेक्टर का नेम है ये वाला ए वेक्टर, लेट कर लिया है। आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को हम टेल बोलते हैं और इस वाले को हम बोलते हैं हेड। देखो, टेल एक पॉइंट डाल लो, टेल पर एक पी पॉइंट, और हेड पर एक पॉइंट आप डाल लो क्यू। तो आप चाहो तो इस वेक्टर को आप ए वेक्टर नाम ना लेके पी क्यू वेक्टर नेम भी दे सकते हो। आप इसे ए वेक्टर नाम भी बोल सकते हो और इसी को आप पी क्यू वेक्टर भी बोल सकते हो। टेल का दूसरा नाम भी होता है, जैसे पी पॉइंट को हम टेल बोल रहे हैं तो ये इसका इनिशियल पॉइंट भी कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। और इसको हेड को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो अगर कोई वेक्टर होगा, जैसे ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर की वैल्यू अगर हम लिखें तो इसमें क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन, बोथ रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दोनों रिप्रेजेंट होगा। ए वेक्टर लिखा है तो उसका मतलब होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखना चाहें ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन ईस्ट, तो यहां ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो इस पूरे को हम ए वेक्टर बोलते हैं, 20 न्यूटन ईस्ट। इसमें 20 न्यूटन क्या है, तो 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, इसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और ईस्ट क्या है, ईस्ट, तो ये जो ईस्ट है ये डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अगर कभी लिखता है, कभी भी किसी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर लिखता है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरे को हम बोलते हैं ए वेक्टर। केवल ये जो 20 न्यूटन है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, आगे एक पॉइंट तो आपका ये नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपको जरा ध्यान देना है, जैसे आप इसमें ये कह रहे हो कि ये जो 20 न्यूटन है ये इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, कैसे, इसे मॉडुलस बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है इसको। ए वेक्टर का मॉडुलस कह दो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ये ज्यादा अच्छा सिंबल होता है, इससे मालूम पड़ता है कि ये ए वेक्टर है और उसका ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। इसमें हमें यही नहीं मालूम पड़ता ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड का। तो जैसे आप इसको बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं,
केवल और केवल मैग्नीट्यूड। इसको आप मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी बोल सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ऐसे जैसे इसमें अगर हम बताना चाहें कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर हम ए वेक्टर के मॉड की वैल्यू बताएं, ए वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू बताएं, तो हम केवल कहेंगे कि 20 न्यूटन, ईस्ट में लिखेंगे। तो अगर हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात, ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पूरा ये ए वेक्टर है बेटा, ये पूरा ए वेक्टर है, ये 20 न्यूटन ईस्ट। क्योंकि कभी भी कोई वेक्टर होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, दोनों ही चीज होंगी। लेकिन अगर आप मॉडुलस लगा लेते हो ए वेक्टर के ऊपर, मॉडुलस लगाया आपने और ए वेक्टर का मॉडुलस लिया, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन इस ए वेक्टर का जो मॉडुलस है, इसकी वैल्यू 20 न्यूटन ईस्ट नहीं लिखेंगे, केवल 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तीसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं, सर ये समझ में नहीं आया कि इस किसी वेक्टर की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करती है, जरा समझे। अब जैसे इसको मेरे को ड्रॉ करना है, ए वेक्टर को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या 20 न्यूटन का कोई स्केल आता है, तो 20 न्यूटन का तो कोई स्केल नहीं होता। तो लेट कर लेते हैं बेटा, हम लेट कर लेते हैं कि 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये लेट कर लिया, क्योंकि न्यूटन का कोई स्केल नहीं है। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने जैसे 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर माना है, आप 4 न्यूटन भी 1 सेंटीमीटर के बराबर कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने 5 न्यूटन कंसीडर किया 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 20 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। डायरेक्शन की बात करें ईस्ट, तो देखो आपको ये बात मालूम होगी कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ और ये ईस्ट, ये वेस्ट। देखो इस बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ है, अगर आपको बोर्ड में देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ, जबकि ऐसा नहीं। आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए, नॉर्थ ऊपर नहीं होता कभी भी, है ना। जो अर्थ की जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये नॉर्थ ऊपर नहीं। लेकिन ये बोर्ड है, अगर आप इसे अपनी कॉपी पे बना के देखोगे तो नॉर्थ जस्ट सामने आ जाएगा आपके, जैसे आप ऐसे बना रहे हो अपनी कॉपी पे, तो नॉर्थ जस्ट सामने आएगा, साउथ आपकी तरफ आएगा, राइट हैंड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट। लेकिन इस बोर्ड पर हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, ये डायरेक्शन में दिखा दी। अब देखो क्या कह रहा है, ए वेक्टर ड्रॉ करिए 20 न्यूटन ईस्ट। तो हम ए वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ए वेक्टर 20 न्यूटन, तो देखो 20 न्यूटन का कोई स्केल नहीं, तो मैंने लेट कर रखा है 20 न्यूटन में 4 सेंटीमीटर। तो आप 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लीजिए और ईस्ट डायरेक्शन में एरो हेड दिखाइए। 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचिए और ईस्ट डायरेक्शन में एरो हेड शो करिए। तो आप बना सकते हो ऐसे, 4 सेंटीमीटर और ईस्ट में बनाना है तो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बना दिया 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4। तो देखो, और इसका एरो हेड मैंने दिखाया ईस्ट की तरफ, तो ये वाला आपका ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। इसको बोल रहे हैं हम ए वेक्टर, इस वाले को, इस वेक्टर का नेम है ए वेक्टर, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई, 20 न्यूटन है, ईस्ट है। देखो ऐसे। तो इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इक्वल है 20 न्यूटन के बराबर। तो ये इस वेक्टर की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर बनाई, ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को। सर अभी भी समझ में नहीं आया, देखो एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल इसमें। ठीक है, जैसे अगर हम बी वेक्टर कहते आपसे 30 न्यूटन नॉर्थ कहते, इसको ड्रॉ करो। देखो 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, 20 न्यूटन 4 सेंटीमीटर, तो 30 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के इक्वल, इसी स्केल से देखें तो 30 न्यूटन आपका 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आपको 30 न्यूटन 6 सेंटीमीटर की इक्वल, तो आपको 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है, डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ में दिखाना है। तो आप नॉर्थ में 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 और ये 6 सेंटीमीटर की आपने डायरेक्शन में बनाई और ये लिख दिया ये बी वेक्टर। देखो इसको तो हमेशा ऐसे बनाते हैं बी वेक्टर, ऐसे नहीं कि अब आप उसको बी वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन है ही नहीं, ये तो सिंबल है, इस वेक्टर का नेम है ये हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है।
लेकिन बी वेक्टर की ये डायरेक्शन नहीं है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर को हम बी वेक्टर कह रहे हैं, और इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 30 न्यूटन और डायरेक्शन है नॉर्थ में, तो नॉर्थ। और देखो इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है या इस वाले वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, तो आपको दिख भी होगी इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा और इस वेक्टर की लेंथ कम है, और किसी वेक्टर की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी लेंथ ज्यादा, दैट मींस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो देखो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 30 न्यूटन, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 20 न्यूटन, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके। तो इस लेंथ से हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। अगर लेंथ सेम है तो दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड सेम है। ये ग्राफिकल तरीका है, ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अच्छा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में अभी और पॉइंट बताता हूं, पहले इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब जरा देखो आगे पॉइंट बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। इसमें और भी एक पॉइंट बता दूं, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू तो ये पूरी है, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखता ना मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो केवल लिखता मैं 20 न्यूटन ओनली, डायरेक्शन नहीं लिखा था। ऐसे इस बी वेक्टर की वैल्यू तो ये पूरी हो गई 30 न्यूटन नॉर्थ, लेकिन अगर बी वेक्टर का मैं मॉडुलस लिखता, जैसे आप मैं ऐसे बी भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे ज्यादा बेटर होता है, इसको मैं 30 न्यूटन कहूंगा, ठीक है, इसको मैं 30 न्यूटन कहूंगा। अच्छा, आगे पॉइंट सुनिए, तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एफ वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 15 न्यूटन, ऐसे, अब डायरेक्शन लिख रहा हूं, वेक्टर है तो डायरेक्शन लिख रहा हूं, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये लिखा है, ऐसे आपको दे रखा है। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, इस वेक्टर को आप ड्रॉ कैसे करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस वाले वेक्टर को, एफ वेक्टर को, तो जरा समझो। 15 न्यूटन है तो यही स्केल लेके चल रहे हैं, 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 15 न्यूटन आपका 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 15 न्यूटन आपका 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, हम इसके लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखो ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ में नहीं, अकेली ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला और 30 डिग्री ऐसे बोला, तो इसका क्या मतलब है? देखो इसको आप यहां बना लीजिए पहले, ये तो ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये नॉर्थ, और ये आपका साउथ। अब जरा देखो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है, हिंदी में लिखे हैं इसको तो नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, उत्तर से पूरा, ऐसे नॉर्थ से ईस्ट। तो आपको क्या करना है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख रहा है तो इसे लिखेंगे नॉर्थ से ईस्ट, तो आपको 30 डिग्री इस एफ वेक्टर को 30 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घुमाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घुमाना है, नॉर्थ से ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ को हिंदी में अगर लिखते हैं तो नॉर्थ से ईस्ट की ओर, आप आगे लिखना चाहो तो ओर, है ना, नॉर्थ से ईस्ट की ओर घुमाना है। तो देखो ये नॉर्थ है आपका, ये क्या है आपका नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ है आपका एन, ये नॉर्थ है आपका, तो आपको नॉर्थ से 30 डिग्री इधर की तरफ घुमाना है बेटा, ईस्ट की तरफ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहता है तो 30 डिग्री ईस्ट की तरफ घुमाइए, है ना, नॉर्थ से घुमाइए, तो 30 डिग्री घुमा के, इससे 30 डिग्री हमने घुमाया ऐसे नॉर्थ से, और कितना मैग्नीट्यूड है इसका 15 न्यूटन, दैट मीन 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये देखो ये आपका एफ वेक्टर हो गया ऐसे। देखो जैसे अगर हम इंग्लिश में जो चीज लिखी होती है, आर वेक्टर, एफ वेक्टर की दिशा, एफ वेक्टर की दिशा, है ना, ऐसे लिखिए, एफ वेक्टर की दिशा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे दिशा मतलब डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। तो आपने एक चीज नोटिस करी, जो एफ वेक्टर है वो पीछे पहुंच गया, और जो आपका दिशा है वो आगे आ गई, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, बिल्कुल सेम।
ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ आगे आ जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोटेट करना है आपको। नॉर्थ से ईस्ट कितना एंगल 30 डिग्री। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिख रहा है तो आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ घुमाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो देखो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और 3 15 न्यूटन है तो 1 2 और ये 3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये हो गया। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो देखो एक और एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा, सी वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन ले लेते हैं मैग्नीट्यूड तो, है ना, और लिख लेते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ऐसे लिख लेते हैं ईस्ट ऑफ साउथ। तो देखो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ को अगर हम हिंदी में लिखें तो इसका मतलब है साउथ से ईस्ट की ओर, ईस्ट की ओर घुमाना है आपको। साउथ से किधर घुमाना है? ईस्ट। आपको साउथ से किधर घुमाना है? ईस्ट घुमाना है बेटा। ठीक है, 20 न्यूटन। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये तो हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ लिखा है तो साउथ से ईस्ट की ओर 60 डिग्री घुमाना है, साउथ से स्टार्ट करना है। तो देखो ये मान लो ये हमारा सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर को साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री घुमा लीजिए यहां से ऐसे। तो आप यहां से 60 डिग्री घुमा लीजिए, ये इधर से 60 डिग्री घुमा लीजिए यहां से। और 20 न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर लंबा बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये देखो ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ये अगर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब ये। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और बता देता हूं, एक पॉइंट और बता देता हूं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेट करना है इसको भी। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे एक और एग्जांपल ले रहे हैं इसी में डायरेक्शन में, डी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं हम 25 न्यूटन। न्यूटन की जगह कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए फोर्स को दिखा रहा हूं, 20 न्यूटन। और लिख दिया नॉर्थ या नॉर्थ डैश वेस्ट, ऐसे लिख दिया। अब देखो इसने कोई एंगल नहीं दिया, लेकिन नॉर्थ भी नहीं बोला अकेला, वेस्ट भी नहीं बोला अकेला, नॉर्थ डैश लगा दिया बीच में वेस्ट, और एंगल बताया नहीं। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। देखो जैसे इसका मतलब बताएं, जैसे हम ये बना दिया तो ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। अब 25 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, देखो इसमें एंगल दे रखा था और ये सेंटेंस दे रखा था, इसमें कुछ कोई एंगल ही नहीं दे रखा, और नॉर्थ और वेस्ट डैश लगा दिया बीच में, तो नॉर्थ और वेस्ट के बिटवीन है, और कितने एंगल का? 45 डिग्री। अब किससे नॉर्थ, हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ रोटेट करें या वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किधर भी रोटेट कर जाओ, क्योंकि ये जो एंगल आ रहा है आपका, इधर से भी 45 डिग्री है और इधर से भी 45 डिग्री है। देखो लेकिन इसमें आप देखोगे तो आपको कह रहा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ आपको 60 डिग्री घूमना है, तो साउथ से घूमना है ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो देखो अगर ईस्ट से घूमते तो 60 डिग्री, तो वो तो 30 डिग्री रह गया, तो डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें, चाहे आप नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट की वेस्ट की तरफ घूम जाओ, या वेस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूम जाओ, वेक्टर तो एक ही आएगा, तो यही वाला वेक्टर आएगा डी। तो इधर से 45 ले लो चाहे इधर से 45 ले लो, बात एक ही है। तो इसमें अगर डैश दे रखा होता है तो 45 होता है, और अगर डैश नहीं दे रखा तो एंगल बताएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब 25 न्यूटन है तो इसमें आपको 25 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, तो 1 सेंटीमीटर, इस मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये आपका डी वेक्टर हो गया। और आप ये इससे चाहे 45 डिग्री बना दो चाहे इससे 45 डिग्री बना दो, डैश लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आए होंगे। तो किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको समझ में आया। तो हम कह सकते हैं किसी वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है, और एरो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
इसको, इस वाले पॉइंट को, इसको इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं, और हेड वाले पॉइंट को इसको हेड या टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं, है ना। और इसको एक वेक्टर से कंसीडर किया, जैसे ए वेक्टर, ये इसका नेम है, इस वेक्टर का, ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर का नेम है ये ए वेक्टर। आप चाहो तो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट डाल लो, टेल पर पी और हेड पर क्यू, तो आप इसे पी क्यू वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने बता दिया, लेकिन एक बार दोबारा से बोल दे रहा हूं, इसमें जैसे हमने ये लिखा, ये बी वेक्टर इज इक्वल टू ये लिख रहा है, तो ये पूरा बी वेक्टर है बेटा, ये पूरा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड लिखना चाहे बी वेक्टर का, तो केवल 30 न्यूटन, और इसमें हम डायरेक्शन नहीं लिखते, इसको केवल और बी लिख सकते हैं, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, है ना। लेकिन अगर बी वेक्टर लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा एज वेल एज डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है तो वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आपको ये सब समझ में आया हो। चलो आगे टॉपिक छोड़ते हैं, दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटालता हूं पहले। अगला टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेक्टर 2 टाइप का होता है, एक होता है पोलर वेक्टर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। 2 वेक्टर होते हैं बस, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर कैसे कहते हैं, तो देखो पोलर वेक्टर में एक पॉइंट ये है, ये देख रहा है, ऐसा पॉइंट हो, पोलर वेक्टर में एक पॉइंट से स्टार्ट हो वेक्टर आपका, जैसे एक पॉइंट ये हो गया टेल, ये टेल हो गया, ये है। तो पोलर वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। जब भी कोई वेक्टर पॉइंट से स्टार्ट हो तो उसे पोलर वेक्टर बोलेंगे, या एक पॉइंट पर वो एप्लाइड हो रहा हो तो उसे पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, तो एक बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुई, तो आपकी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, तो एक इस वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं और ये इसको हेड बोल रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि एक ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और एक स्ट्रेट लाइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट है, ऐसे कह सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दिया हमने इसको ऐसे। या फिर आप ये कह सकते हो कि एक पॉइंट पर अप्लाई हो, जैसे फोर्स, अगर हम इस पे एक फोर्स लगाएं तो ये फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाइड कर रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट पर एक मैंने फोर्स अप्लाई किया, लगाया, तो एक पॉइंट फोर्स अप्लाई किया, ये पॉइंट एप्लीकेशन हो गया इसका। तो एक फोर्स, ये भी एक पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक पोलर वेक्टर है। या आप ये कह सकते हो कि पोलर वेक्टर ऐसा वेक्टर जो डायरेक्शनल इफेक्ट शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और फोर्स वाले केस में इस वाले पॉइंट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया। या तो कोई वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हो, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा वो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहलाएगा ये, और या एक वेक्टर किसी पॉइंट पर अप्लाई हो, तो एक पॉइंट पर अप्लाई किया फोर्स, एक इस वाले पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है ना। आपके इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा पोलर वेक्टर्स में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब कैसी क्वांटिटी हैं आपकी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, 12th में चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये सारे पोलर वेक्टर्स में आते हैं, ETC बहुत सारे होते हैं,
अब जैसे जैसे समय के साथ आप इसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि ये पोलर वेक्टर्स है, ठीक है। दूसरा वेक्टर होता है आपका एक्सियल वेक्टर। दूसरा वेक्टर होता है आपका एक्सियल वेक्टर। ये एक्सियल वेक्टर क्या होता है? इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, इनके कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं, है ना। तो जैसे इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोल देते हैं हम? इनिशियल पॉइंट, तो वो पोलर वेक्टर में आता है। और ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ही ना मालूम पड़े तो एक्सियल वेक्टर। या आप ये कह सकते हो ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं, ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं वो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। अब एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, है ना। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम कैसे बताएंगे? देखो इसमें रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं ना, तो देखो ये मैंने एक आपका प्लेन ले लिया, प्लेन सरफेस ऐसे, है ना। ये कौन सा प्लेन लिया है मैंने? एक्स वाई प्लेन। दैट मींस ऐसे एक प्लेन सरफेस ले लिया, जैसे ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, देखो ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे। तो ये एक सरफेस मैंने यहाँ पर बना लिया। भाई ये तो वर्टिकल सरफेस हो गया आपका बोर्ड है ऐसे। आपको मेरे को ऐसा बोर्ड सरफेस नहीं चाहिए, मेरे को तो हॉरिजॉन्टल सरफेस चाहिए। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाने की कोशिश करी है बेटा यहाँ, कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मान लो एक ये प्लेन बना दिया मैंने एक ऐसे, है ना। ये मैंने एक प्लेन बना दिया बेटा हॉरिजॉन्टल। अब 3D है तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये देखो मैंने आपकी ये कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम बना दी, देखो ऐसे। ये सरफेस ये प्लेन हो गया आपका, और इसमें एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल रखें और वो पार्टिकल इस प्लेन में लाई करता हुआ सर्कुलर मोशन करे, इसमें लाई करता हुआ। यहाँ एक पार्टिकल रख दूं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट रख कर, और उसे इस पाथ पर सर्कुलर पाथ घुमा दूं इस प्लेन में लाई करता हुआ, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में लाई करता हुआ। हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस फ्लैट सरफेस को ही प्लेन बोलते हैं। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया एक तरह से, है ना। तो इस प्लेन में अगर हम क्या कर दें, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कराएं, तो एक पार्टिकल इसमें एक ये एक ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, देखो सर्कुलर पाथ पर ऐसे। कौन सा सर्कुलर पाथ है भाई? ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। बहुत से बच्चे कहते हैं ये तो इलिप्टिकल पाथ है है ना। इसको क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल पाथ बोल देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। देखो 3 तरह का सर्कल हम बनाते हैं, ठीक है। देखो अगर हम ऐसा सर्कल बनाना चाहें, आपको ये सर्कल कैसा दिख रहा है? ये सर्कल है, देखो इस सर्कल को अगर ये कैसा दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस सर्कल को हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल को हमेशा हम ऐसे बनाते हैं बेटा, ऐसे। अब ये सर्कल लिख देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, लिखना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ऐसे ही इलिप्स बनाते हैं लेकिन लिख देंगे कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो इसकी ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है। ऐसे सर्कल हो तो इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये कैसा सर्कल दिख रहा है? वर्टिकल सर्कल। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे बनाएंगे, ये वर्टिकल सर्कल है। अब स्फीयर भी ऐसे बनाते हैं हम, लेकिन आप लिख दोगे कि ये वर्टिकल सर्कल है, ये वर्टिकल सर्कल कहलाएगा। अब आपको देखो एक सर्कल ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी वर्टिकल है, लेकिन इसको कैसे ड्रॉ करेंगे कॉपी में? तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे वर्टिकल सर्कल। ये भी वर्टिकल सर्कल है, देखो ऐसे। एक सर्कल ऐसे बनाया जा सकता है, एक ऐसे बनाया जा सकता है, और एक ऐसे बनाया जा सकता है। ये तीनों सर्कल ही बनाए हैं मैंने। तो ये मैंने सर्कल बनाया है, ये कॉपी का एक प्लेन, और इस कॉपी के प्लेन में एक सर्कल बना दिया मैंने। इस प्लेन में लाई करता हुआ एक सर्कल बना दिया है, ठीक है। और इसमें मैंने डायरेक्शन दिखा दी है कि ये रोटेशन कैसा है भाई, कैसा रोटेशन है? देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ रोटेशन, ये एक प्लेन है, कोई सा भी प्लेन हो सकता है, कोई से भी प्लेन में ये एक सर्कल लाई कर रहा है, रोटेट कर रहा है, देखो। और कैसा रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी? तो एक बात बताओ, ये रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है? तो एक एक्सिस भी होती है जिसके अबाउट ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये ऐसे। सर ये बीच में से काट दिया है ना, आप जरा सोचो, इसको ऐसे, इसके देखो ये इसका प्लेन हो गया सर्कल का, ये वाला है ना, ये सर्कल का प्लेन कहलाता है, इसको सर्कल का प्लेन। तो सर्कल ऐसे है तो ये इसका प्लेन हो गया। प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। ये एक्सिस की एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे। ये एक्सिस हो गई, रोटेशनल एक्सिस बोलेंगे इसको। अब देखो इस पेन का ये वाला हिस्सा आपको कड़े से नहीं दिखाई दे रहा,
है ना। इस कड़े से आपको ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमने इसको ऐसे बनाया। ये आर पार कर दिया बेटा इसमें से, ये जैसे एक कॉपी थी, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ये दिखाई देगा और नीचे से ये दिखाई देगा, बीच वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा, तो काटा नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा। इसको बोल रहे हो आप एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन नीचे लिख देता हूं, एक्सेस ऑफ रोटेशन। अब जरा देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं एक्सियल वेक्टर की। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अब राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएंगे, तो देखो ये वाला पार्टिकल कैसे घूम रहा है, ये जो पार्टिकल हमने दिखाया ये ऐसे घूम रहा है, देखो यहाँ ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे डायरेक्शन है इसकी। तो आप अपनी फिंगर को इसकी एरो की डायरेक्शन में आपको फिंगर को कर्ल करना है ऐसे। तो ऐसा लग रहा है इधर की तरफ आया, लेकिन मैंने कहा कि इसको बनाया कैसे, ऐसे। और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये पार्टिकल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं घूमने की, ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। और ऐसे घूम रहा है तो हम डायरेक्शन देखो आप ऐसे घुमाएंगे अपनी फिंगर को ऐसे, तो ऐसे ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे घुमाएंगे तो किधर की तरफ डायरेक्शन आ रही है, ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ डायरेक्शन आ रही है तो ये डायरेक्शन हो गई एक्सियल वेक्टर की। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम कौन से रूल से निकाले, राइट। ये राइट हैंड यूज किया, थंब रूल। तो इसको देखो थंब ऐसे कर लो, जो ये थंब जिधर की तरफ आएगा वो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अपनी फिंगर को किधर कर्ल करना है, एरो की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर को कर्ल करना है, बंद करना है। तो अपनी फिंगर को आप एरो की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन दिखा दी, दिस इज द एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो ये देखो इसमें, अब देखो ये जो एक्सियल वेक्टर दिखाया मैंने, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है बेटा एक्सियल वेक्टर। और देखो ये रोटेशनल इफेक्ट शो कर रहा है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, ये आपका रोटेशनल इफेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक्सियल वेक्टर ऊपर की तरफ। दूसरा पॉइंट दिखाया, अगर हम एक और बनाना चाहें इसकी डायरेक्शन में, इसकी एक और बनाना चाहें, एक और डायग्राम बनाना चाहें, तो देखो ऐसे बना सकते हैं कि मैंने एक और प्लेन बना लिया ऐसे, मैंने एक और प्लेन बना लिया ऐसे, बिल्कुल सेम टू सेम प्लेन बना लेना भाई, ठीक है, ऐसे ये एक प्लेन हो गया। फिर इसमें एक फिर ऐसे घुमा दिया मैंने, लेकिन अब के मैंने घुमाया है क्लॉकवाइज, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। और ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, अब इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन, लेकिन ये सर्कुलर पाथ इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये ध्यान रखना बेटा, इस प्लेन में लाई कर रहा है। लाई करने का मतलब इसमें घूम रहा है, इसी प्लेन में घूम रहा है क्लॉकवाइज। अब देखो ये रोटेशन कैसा है, ये नीचे की तरफ नहीं है, ये इसकी जो डायरेक्शन रोटेशन करने की वो आपकी तरफ है, आपकी तरफ। देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो यहाँ पर कैसे है, इधर की तरफ। अगर छोटे से पॉइंट को अगर हम यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, छोटे से पॉइंट की, यहाँ पे ऐसे आया और यहाँ पर आके आपकी तरफ तो आ रहा है ऐसे, फिर इधर की तरफ आया, फिर बोर्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर बोर्ड की तरफ, यहाँ आपकी तरफ, फिर बोर्ड की तरफ, फिर आपकी तरफ। तो यहाँ कैसे है, आपकी तरफ। तो इसको घुमाएंगे तो अपनी फिंगर को एरो की डायरेक्शन में घुमानी, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसे है आपकी तरफ ऐसे, तो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन, ये एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इस एक्सियल वेक्टर में आता कौन सा है बेटा, कौन कौन सी क्वांटिटी एक्सियल वेक्टर्स में आती हैं। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपको कंप्लीटली नॉलेज चाहिए कि कौन सा एक्सियल वेक्टर्स में आएगा, कौन सा पोलर वेक्टर्स में आएगा, तो धीरे धीरे करके जब आप रोटेशनल मोशन तक पहुंच जाओगे। देखो रोटेशनल मोशन, एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं, जो रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। तो रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब चीजें पढ़ लोगे आप तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से वेक्टर एक्सियल वेक्टर्स में आते हैं। फिर भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक्सियल वेक्टर्स में कौन आता है, एक्सियल वेक्टर्स में कौन आता है। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल ऑफ एक्सियल वेक्टर, एक तो लिख सकते हो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक बात कर रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सर्कुलर मोशन में आएगा बेटा आगे अभी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक इसको एंगल होता है थीटा, एक तरह से एंगल होता है, इसकी यूनिट रेडियन होती है। ये एक्सियल वेक्टर है, लेकिन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है तो ज्यादा बेटर है। आपको पीछे कल पढ़ाया था स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है ना, केवल वेलोसिटी बोलोगे तो वो पोलर वेक्टर में आता है, केवल वेलोसिटी बोलते हो तो वो v होता है, और इसका सिंबल होता है एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा। ये सारी चीजें अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। वेलोसिटी v,
देन तो इसमें आप चाहो तो आगे लीनियर लगा सकते हो, लीनियर वेलोसिटी, और ना लगाना चाहो तो केवल वेलोसिटी वर्ड यूज कर सकते हो। एंगुलर वेलोसिटी है ये, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। इसमें पोलर वेक्टर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट आता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आप चाहो तो लीनियर हटा दो, केवल डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिनोटेड बाय एस। इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी मीटर पर सेकंड, इसकी होती है रेडियन पर सेकंड, इसकी रेडियन होती है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, केवल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, ये पोलर वेक्टर में आता है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन जो है आपका एक्सियल वेक्टर्स में आता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका एक नेम और है, मोमेंट, इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंट को, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये इसी का नेम है। जैसे किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक घर का नेम जिसे हम निक नेम बोल देते हैं, और एक स्कूल का नेम, ऐसे इसके दो नेम है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इन दोनों में से एक, ये दोनों एक ही बात है, ये बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात, एक ही इसी के नेम है। ये दोनों एक्सियल वेक्टर्स में आती है, लेकिन एक वर्ड होता है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डिनोटेड बाय पी। और देखो यहां पर भी मोमेंटम लिख रहा है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों एक ही नाम है, ये अलग है। आप चाहो तो इसे लीनियर हटा सकते हो सब में से, केवल मोमेंटम बोल सकते हो। आपने पढ़ा हुआ मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ये इसका फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी m इंटू वी, लेकिन हम फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे, ये पोलर वेक्टर्स है और ये एंगुलर कौन सा है, एक्सियल वेक्टर्स हैं। और एक्सियल वेक्टर्स में बोले तो टॉर्क, इसे तो भूलना ही नहीं चाहिए, टॉर्क। और इसका एक और नाम होता है इसका भी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों को लगता है कि फोर्स तो कैसी क्वांटिटी थी, पोलर वेक्टर था, वास्तव में फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, फोर्स तो पोलर वेक्टर है, लेकिन टॉर्क एक्सियल वेक्टर है, लेकिन टॉर्क का सेकंड नेम है ये मोमेंट ऑफ फोर्स। एक ही बात है, जैसे इसके भी दो नेम हैं, टॉर्क बोलो या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो, एक ही बात है, ये डिनोटेड बाय टॉर्क। ये आपकी ये सारी क्वांटिटियां कौन सी हैं, वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स हैं, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, और ये कौन से हैं, पोलर वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं वो मैंने आपको बताई अभी आपको, ठीक है। चलिए, ये दो टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हमने रीड करनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। फ्यू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, हेडिंग डाल लेते हैं, फ्यू डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, अलजेब्रा से लिख रहा है अलजेब्रा, ठीक है। फ्यू डेफिनेशन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर तो दो टाइप का होता है, ये कुछ डेफिनेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे नंबर एक, सबसे पहले है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स कैसे कहते हैं, दो वेक्टर्स को हम किस कंडीशन में इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, तो जरा समझो। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे एग्जाम में, मैंने आपसे पूछा कि लेट कर लो कि एक वेक्टर दे रखा ए वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट। मैंने कहा कभी भी आप वेक्टर लिखते हो, आपको मैंने पीछे भी रिवाइज कराया कि अगर कभी वेक्टर लिखते हो तो ऐसे नहीं लिख सकते केवल 20 न्यूटन, क्योंकि वेक्टर कभी भी कोई भी होता है तो उस वेक्टर लगा हुआ है, एक ऊपर वेक्टर लगा है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दोनों रिप्रेजेंट करेगा बेटा। ए वेक्टर लिख रहा है तो ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर इसके साथ हमने मॉडुलस लगा के लिखा, इस ए वेक्टर को अगर मॉडुलस लगा दिया तो आप इसे ऐसे, और आप इसे केवल और केवल क्या लिख सकते हो उसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने कहा ए वेक्टर कितना है 20 न्यूटन ईस्ट है, तो देखो इसमें 20 न्यूटन तो मैग्नीट्यूड हो गया ए वेक्टर का, और ईस्ट हो गई डायरेक्शन, तो ये पूरा 20 न्यूटन ईस्ट ये हो गया ए वेक्टर। लेकिन अगर आप ए वेक्टर का मॉडुलस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो उसमें 20 न्यूटन, डायरेक्शन हट जाएगी, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे उसमें,
क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ओनली मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओनली डायरेक्शन नहीं आती इसमें ऐसे। तो ए वेक्टर ये पूरा है और ए वेक्टर का मॉडुलस 20 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। अच्छा आगे पॉइंट सुनते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ध्यान दो, जैसे एक वेक्टर है 20 न्यूटन ईस्ट, अब मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स? बिल्कुल, 20 न्यूटन ईस्ट और ये 20 न्यूटन ईस्ट, भाई ये दोनों, इधर 20 न्यूटन ईस्ट लिखा है, इधर भी। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं? तो बिल्कुल, क्योंकि इधर 20 न्यूटन ईस्ट और इधर भी 20 न्यूटन ईस्ट, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर कैसे कहेंगे फिर? तो ऐसे दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम, दोनों सेम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, एक के सेम होने से नहीं, दोनों के सेम होने से वो इक्वल वेक्टर्स हैं। जैसे ये मैग्नीट्यूड, इसका भी 20 न्यूटन, इसका भी 20 न्यूटन, इसकी डायरेक्शन ईस्ट, इसकी भी डायरेक्शन ईस्ट, तो ये इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसी होनी चाहिए? दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए बेटा, दोनों सेम होने चाहिए। अगर किसी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो वो इक्वल वेक्टर है। अच्छा अब ये तो ये इक्वल वेक्टर तो होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको देखो ये तो ऐसे लिख दिया, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है 20 न्यूटन केवल, तो इक्वल है, तो आप ए और बी ऐसे लिख सकते हो कि ए और बी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। एक मैं दूसरा एग्जांपल पूछता हूं आपसे दोबारा से, अगेन मैंने लिखा कि पी वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट और क्यू वेक्टर 20 न्यूटन नॉर्थ, तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? क्या ये इक्वल वेक्टर है? तो नहीं, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। इक्वल वेक्टर होने के लिए दो वेक्टर को अगर आप इक्वल लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, तभी वो भी इक्वल वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ ये लिख सकते हो आप, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये राइट है, बट आप ये नहीं लिख सकते कि पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, ये रॉन्ग है, ये इक्वल नहीं है बेटा, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि पी वेक्टर ये पूरा होता है बेटा, क्यू वेक्टर ये पूरा, लेकिन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का 20 न्यूटन है, ओनली इतना, ये राइट है, ठीक है, बट पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल नहीं है। दो वेक्टरों को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है, आप इसे इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हो। देखो ड्रॉ करना चाहो तो 20 न्यूटन ईस्ट है, तो ईस्ट में आप बना सकते हो 20 न्यूटन, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर मान लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर लेता हूँ, 1 2 3 और ये 4, ये बना दिया, ये मैंने पी वेक्टर बनाया, ये ईस्ट में बनाया है, दिख रहा है, और 20 क्यू नू किधर की तरफ है? नॉर्थ में है, तो 1 2 3 और ये 4, ये क्यू वेक्टर है। अब इन दोनों की देखो लेंथ कैसी है, लगभग बराबर, लगभग, अब अंदाजे से बनाइए तो इनकी लेंथ इक्वल है एग्जैक्टली, ये भी 4 सेंटीमीटर नया, ये भी 4 सेंटीमीटर नया, डायरेक्शन आपको इसकी ईस्ट है और इसकी नॉर्थ है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। मैग्नीट्यूड जरूर इक्वल है, क्योंकि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो लेंथ सेम है, आपकी लेंथ कैसी है? सेम है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये इक्वल वेक्टर थे। अगर इनको इसका डायग्राम बनाना चाहें, 20 न्यूटन ईस्ट ए वेक्टर, तो 20 न्यूटन ईस्ट 1 2 3 और ये 4, ये ए वेक्टर ईस्ट में बनाया है। बी वेक्टर 20 न्यूटन ईस्ट, तो ये भी बना सकते हो आप इसको ऐसे, 1 2 3 और ये 4, ये बी वेक्टर है। अब देखो इन वेक्टरों के मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं? सेम। सर आपको कैसे मालूम? डायग्राम से भी मालूम कर सकते हैं, ओनली इसको छोड़ो, डायग्राम से, क्योंकि इनकी लेंथ बराबर है। किसी भी वेक्टर की लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो लेंथ इक्वल है तो मैग्नीट्यूड सेम है, और एरो हेड सेम डायरेक्शन में ईस्ट में, तो ये भी ईस्ट में, ये भी ईस्ट में, तो डायरेक्शन भी सेम, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। इसका डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो,
ठीक है, इतनी बात समझ में आया। अच्छा, अगर कभी ऐसे दे दिया जाए, तीसरा एग्जांपल ले लें, ए वेक्टर इज इक्वल टू 20 न्यूटन ईस्ट और बी वेक्टर 30 न्यूटन ईस्ट। अब देखो यहां डायरेक्शन सेम कर दी, तो क्या ये इक्वल वेक्टर है? तो मैं कहूंगा अभी भी ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल नहीं है। यहां पे तो ए वेक्टर का मॉडुलस भी इक्वल नहीं है बी वेक्टर के मॉडुलस के। ठीक है, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 20 न्यूटन ईस्ट है, 1 2 3 4, ये ए वेक्टर हो गया ईस्ट में, और बी वेक्टर का 30 है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखो ये बी वेक्टर है। अब बताओ इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसका 30 न्यूटन है, इसका 20 न्यूटन है, तो ये भी इक्वल वेक्टर नहीं है। अब ये इक्वल वेक्टर नहीं है, तो ये भी इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है, ये भी इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल नहीं है। भले ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैग्नीट्यूड सेम तो इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, देन बोथ दोनों ये वेक्टर कैसे इक्वल वेक्टर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, और लिखने का तरीका देखो, डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा वेक्टर हम पढ़ते हैं, इसमें सेकंड वेक्टर हम पढ़ते हैं। एक तो होगा इक्वल वेक्टर, दूसरा पढ़ते हैं, अच्छा थोड़ा सा इसे मिटा दूं पहले, थोड़ा सा टाइम लगता है, मॉइस्चर आ गया है। सेकंड वेक्टर है इसमें अपोजिट वेक्टर। सेकंड वेक्टर है, आप अपोजिट वेक्टर भी बोल देते हैं इसको, और इसी को हम नेगेटिव वेक्टर भी बोल देते हैं, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। देखो अपोजिट वेक्टर से ही समझ में आ रहा है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, लेकिन डिफरेंट नहीं। बहुत से बच्चे लिख देते हैं ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, डिफरेंट नहीं, डिफरेंट में और अपोजिट में बड़ा डिफरेंस है। अपोजिट का मतलब एक ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में है, ये अपोजिट है। डिफरेंट अपोजिट होती हैं ऐसे, एक इधर है तो एक इधर है, ये अपोजिट है बेटा, ये अपोजिट है। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल ये अपोजिट है। ये वाला अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये और ये अपोजिट, ये और ये अपोजिट। सर ये तो सेम प्रश्न में आ गई, ये भी अपोजिट है। डिफरेंट में ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वर्ड यूज मत करना, अपोजिट वर्ड यूज करना। केवल अपोजिट होने से, क्या दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या उसे अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कह देंगे? नहीं, दो वेक्टर ऐसे नहीं केवल डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो अपोजिट वेक्टर कहलाएगा, नहीं कहलाएगा बेटा। उसके लिए क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अपोजिट नॉट डिफरेंट, डिफरेंट मत बोलना, अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, दो चीजें हैं आपके केस में, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो वो दो वेक्टर अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल में कहें कि मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। तो ये तो इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं? सर आपने वैल्यू नहीं लिखी, अरे वैल्यू नहीं लिखी तो इस वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी, और दोनों की लेंथ मैंने कैसे बनाई है? सेम, तो मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायग्राम में दिख रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दैट इज ए और बी इक्वल है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो ऐसे वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर कहलाते हैं। फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का बी वेक्टर। जानते हो यहां इज इक्वल टू साइन जो है, इक्वल जो साइन है, इक्वल का जो साइन है, ये बता रहा है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ए वेक्टर की डायरेक्शन और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। केवल यहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं कर रहा। ये माइनस साइन मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं कर रहा, फिर दोबारा से बोल रहा हूं,
ओनली इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, देखो ये इक्वल का जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। पीछे मैंने बनाया ऐसे, ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो देखो इन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम, और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है। तो इनको कैसे लिखते थे हम, ऐसे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, इसमें कोई साइन नहीं लगाया। तो ये इज इक्वल टू साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, और यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस साइन नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। यहां माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ओनली, मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं कर रहा। तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट, तो माइनस साइन लगाएंगे, और मैग्नीट्यूड इक्वल होनी चाहिए साथ में, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका। अच्छा सर, अगर इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं और इस वाले वेक्टर का भी मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, तो जैसा कि मैंने कहा यहां जो माइनस साइन है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट नहीं कर रहा, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे हम वेक्टर के ऊपर मैग्नीट्यूड लगाते हैं, मॉडुलस लगाते हैं, तो डायरेक्शन तो हट जाती है, हटती है कि नहीं भाई। अगर हम मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर दे रखा है 20 न्यूटन ईस्ट, ये जैसे हमने इसके ऊपर मॉडुलस लगाया तो हम केवल 20 न्यूटन लिखते हैं, ईस्ट तो लिखते नहीं, डायरेक्शन छोड़ देते हैं। और यहां माइनस साइन क्या कर रहा है, ओनली डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हमें डायरेक्शन को छोड़ना है क्योंकि हमने मॉडुलस लगा दिए, छोड़ना है तो छोड़ दो, a इज इक्वल टू बी। सर माइनस साइन कहां गया, माइनस का बी वेक्टर का मॉडुलस लिया तो बी क्यों लिखा, माइनस का बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस साइन केवल और केवल इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, और जब हम मॉडुलस लेते हैं तो डायरेक्शन तो छोड़ देते हैं। तो माइनस साइन छोड़ दो यार, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को तो इंडिकेट कर ही नहीं रहा था। तो a इज इक्वल टू बी। तो आप जरा समझ लीजिए, अगर माइनस के बी वेक्टर का मॉडुलस लेते हैं तो बी ही आता है, क्योंकि यहां माइनस साइन इंडिकेट कर रहा होता है ओनली डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जब हम मॉडुलस लेते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं लेते, तो बी, और बी वेक्टर का मॉडुलस तो आपका बी है। ये समझ में आया होगा, ये माइनस साइन मैंने क्यों छोड़ा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, यही एक क्वेश्चन पूछूं, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, मैं इसमें भी एक क्वेश्चन छोड़ के आया, इसमें भी क्वेश्चन छोड़ के आया, इसमें क्वेश्चन पहले इसमें पूछ लेता हूं, है ना। नेगेटिव वेक्टर में ये इक्वल वेक्टर था हमारा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। मैंने कहा कि ये एक वेक्टर आपको दे रखा है, ए वेक्टर, मैंने कहा आपको ये एक वेक्टर दे रखा है भाई, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर दे रखा है, 1 2 3 और ये 4, ये एक वेक्टर दे रखा है। मैंने आपसे कहा कि ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इस ए वेक्टर, ये क्वेश्चन है आपका, ये ए वेक्टर आपको दे रखा है और कह रहा है इस ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करो। तो ये नेगेटिव वेक्टर कहते कैसे हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो आपको एक दूसरा वेक्टर बनाना है जो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, इसका वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, क्योंकि किसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, ए वेक्टर का। तो इस ए वेक्टर का आप एक दूसरा वेक्टर बना लीजिए जो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो, और डायरेक्शन कैसी हो, नेगेटिव वेक्टर के लिए डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। देखो आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये माइनस का ए वेक्टर, माइनस का ए वेक्टर, ये माइनस का ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर हो गया माइनस का ए वेक्टर, बी वेक्टर नहीं लिखूंगा, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर पूछ रहा था, ये ए वेक्टर, तो ये माइनस ए वेक्टर। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ए वेक्टर की और ए वेक्टर की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, अपोजिट कर दी, माइनस साइन की डायरेक्शन अपोजिट कर दी, देखो डायरेक्शन अपोजिट कर दी मैंने, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें ये पॉइंट समझ में आया। अब इसमें दोबारा से इस पॉइंट को उठाऊंगा, पहले यहाँ एक पॉइंट सुनो। जानते हो अगर कोई वेक्टर हमें दे रखा है, जैसे ये ए वेक्टर दे रखा है, अब इस वेक्टर को अगर हम शिफ्ट करना चाहें, यहां से कहीं और ले जाना चाहें, तो ले जा सकते हैं, तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ले जाने का तरीका क्या है, शिफ्ट करने का तरीका क्या है। शिफ्ट करने का तरीका है कि जब आप इस वेक्टर को आप कहीं पे भी ले जाओ, तो इस वेक्टर को शिफ्ट करो, इस वेक्टर को आप शिफ्ट करो, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इस वेक्टर की लेंथ नहीं चेंज करनी है आपको। दूसरा,
डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, शिफ्ट करो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस को उठा के ले जाओ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, ईस्ट, तो ईस्ट ही रहनी चाहिए। इस समय ईस्ट है, अगर आप शिफ्ट करना चाहो तो आप इसे उठा के यहाँ बनाना चाहो ऐसे तो बना सकते हो। इसकी लंबाई का ध्यान रखना, एक तो 1 2 3 और ये 4, तो लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अब अंदाजे से बना रहा हूँ, लेंथ चेंज हो सकती है बट लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए एक, और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो इसकी डायरेक्शन की तरह ईस्ट, इसकी भी की तरह ईस्ट, तो आप इसे ए वेक्टर कह सकते हो। ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से आप उठा के यहाँ ले आए, आप यहाँ से उठा के यहीं इसको आगे सरका दो, इसी की जगह पे सरका दो ऐसे ऐसे 1 2 3 4, इसको भी ए वेक्टर कह सकते हैं। बट आप इस वेक्टर को कभी भी एक जगह से जब दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो जब शिफ्ट करो तो बस इतना ध्यान रखो इस वेक्टर की लेंथ ना चेंज हो, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, और दूसरा इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ये ईस्ट में तो ईस्ट में ही रहे, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहे, और लेंथ ना चेंज हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो आप उसे शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा रूल है वेक्टर्स के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट अगर ऐसा है तो देखो इस वेक्टर को मैं यहाँ पर भी तो बना सकता था ऐसे, यहाँ ये तो ए वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर, और इसके जस्ट पीछे में बना देता इसको ऐसे, लेकिन जितनी लंबाई इसकी है 1 2 3 और 4, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लेंथ इसकी बनाता और ऐसे बना देता, तो क्या मैं इसे ए वेक्टर नहीं बोल पाता? देखो ऐसे ये तो टेल था इस वेक्टर का, ए वेक्टर का ये टेल हो गया, ये माइनस ए वेक्टर का भी टेल यही हो गया ऐसे। तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आओ इसी वेक्टर को उठा के यहाँ बना दिया मैंने, क्यों नहीं बना सकता? ये माइनस ए वेक्टर तो ये भी माइनस ए वेक्टर है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सब सेम है, मैंने शिफ्ट कर लिया बस इसको, तो मैं इसको उठा के यहाँ ऐसे बना सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो इसकी लंबाई नहीं चेंज होनी चाहिए बेटा, और ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? पक्का? ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं, इस ए वेक्टर को अगर हम रोटेट करते हैं टेल से, जैसे इस वाले पॉइंट से रोटेट करें तो 360 डिग्री पर रोटेट करें अगर हम 360 डिग्री, तो देखो यहां से हमने रोटेट करना शुरू किया ऐसे 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो वापस आ गया यही। तो 360 डिग्री अगर हम इनिशियल पॉइंट को फिक्स रख के इसे घुमाते हैं, इस वेक्टर को हम घुमाते हैं ऐसे ऐसे, इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखो या मत रखो, ऐसे घुमा दो, कितने एंगल से घुमाओ 180 360 डिग्री से, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी अंदर वेक्टर से एंगल से घुमाते हो, जैसे इस वेक्टर को आप 30 डिग्री घुमा दो ऐसे, तो आप 30 डिग्री घुमाओगे, ऐसे घुमा दिया आपने तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वेक्टर चेंज हो गया भाई, डायरेक्शन चेंज हुई। ये मान लो अगर 20 न्यूटन ईस्ट है तो आप इसे थोड़ी ही आप 20 न्यूटन ईस्ट लिख पाओगे, डायरेक्शन तो चेंज हो गई अब इसकी। तो किसी वेक्टर को अगर हम 360 डिग्री घुमाते हैं तो वेक्टर रिमेन सेम रहता है, लेकिन अगर 360 डिग्री के अलावा कोई अंदर एंगल से घुमाते हैं तो वेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन चेंज होने से वो इक्वल वेक्टर नहीं रहता है फिर बेटा, इक्वल वेक्टर तभी है जब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ता हूँ, ये समझ में आया हुआ आपको? ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बस ऐसे निकालता हूँ, तब तक मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो। थर्ड वेक्टर बता रहा हूँ आपको, तीसरा वेक्टर बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है बेटा, इसका यूज बहुत करने वाले हैं आगे, है ना। कौन सा है ये? यूनिट वेक्टर, इसको ध्यान से सुनना, इसका यूज 12 तक होता है बेटा, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट मतलब 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। लेकिन इसका जो सिंबल है वो भी अलग है, ठीक है। कैसे? जैसे किसी यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल फॉर्म में। सिंबल कैसे बनाते हैं इसका? रिप्रेजेंट तो किसी भी वेक्टर को एक एरो से करते हैं, उस एरो की जो लेंथ होती है उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन एरो हेड होता है वो डायरेक्शन होती है, किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसका जो सिंबल है वो अलग है थोड़ा सा वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का सिंबल, जैसे इसको आप किसी भी
ए के ऊपर कैप बना दो, ये कैप, इस कैप बोलते हो, ए कैप बोल सकते हो, ए हैट भी बोल देते हो, ए कैरेट भी बोल देते हो इसको आप, लेकिन सबसे अच्छा से नेम होता है ए कैप। ये सिंबल होता है बेटा यूनिट वेक्टर का। किसी भी लेटर के ऊपर बना दो, जैसे एन कैप, आई कैप, जे कैप, है ना, स्मॉल ए कैप, और किसी भी लेटर के ऊपर बना सकते हो आप इसे, है ना। तो कैप लगा दोगे, ये सिंबल होगा यूनिट वेक्टर का। अब जैसे इसकी डेफिनेशन मैंने बोली, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगर ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है सारे, तो इनमें से कोई से भी वेक्टर का अगर मैं मॉडुलस लूंगा, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, इसे बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। जबकि हमने पीछे पढ़ा, अगर ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लोगे तो वो ए आएगा, 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर कैप लगा हुआ उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1, कोई सा भी, एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1, कोई सा भी यूनिट वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगाओ, इसका सिंबल है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ ए वेक्टर, तो इसका मॉडुलस ले लें, दैट मींस मैग्नीट्यूड निकालें, तो फिर हम ए लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर को एक अलग तरीके का सिंबल दिया गया, इसे आप ए कैप, एन कैप, आई कैप ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट, अगर ए एक यूनिट वेक्टर है तो ये तो एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे? अगर यूनिट वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होनी चाहिए। तो अब डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे? तो जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो डायरेक्शन का ही है। यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से, यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तुमसे पूछे कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहेंगे यूनिट वेक्टर किसी दूसरे अनदर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर समझ में नहीं आया तो जरा समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ये ए, और इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन ईस्ट, ऐसे, और 1 न्यूटन मैंने 1 सेंटीमीटर के ही बराबर माना है। तो मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ए। ये देखो वेक्टर है कि यूनिट वेक्टर है? तो ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन ये रही ईस्ट में। 5 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ 5 न्यूटन है, दैट मींस 5 सेंटीमीटर है। अब मैं कह रहा हूं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, इसी ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ। तो अगर मैं इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना चाहूं तो वो क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और इस वेक्टर का लिखना है तो मैं कहूंगा कि देखना इसकी लंबाई यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, दैट मींस 1 न्यूटन है। तो इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई, 1 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1। और इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये एन कैप, एन कैप, ये एन कैप। मान लो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, जरूरी नहीं कि आप ए वेक्टर है तो ए कैप ही लिखो, एन कैप, ए कैप ही लिखो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये एन कैप इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा? क्या एन कैप की डायरेक्शन इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में है या नहीं? तो एन कैप की डायरेक्शन इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में है या नहीं? तो है। तो मैं कहूंगा एन कैप की जो एन कैप है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि कोई भी यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की, दूसरा वेक्टर कौन है यहाँ पे, ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कौन है यहाँ पे, एन कैप। तो एन कैप किसी दूसरे वेक्टर, दैट मींस ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन कैप की डायरेक्शन वही है जो इस ए वेक्टर की है। तो ये एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर जैसी डायरेक्शन है, तो हम कहूंगे कि एन कैप ए वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, बस इतना। अब इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हम कैसे लर्न करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लर्निंग करने का तरीका। क्या
अगर हम यहां ए वेक्टर लिख रहे हैं तो आप इस ए वेक्टर का यहां पर मैग्नीट्यूड लिख लो। अगर आप यहां ए वेक्टर लिख रहे हो तो यहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो। अगर आप यहां बी वेक्टर लिख रहे हैं तो बी वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड लिख लो। अगर आप ए एक्स वेक्टर लिख रहे हो तो यहां ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर का। इसमें मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर का। ए वेक्टर लिख रहे हो तो ए का मैग्नीट्यूड लिख लो, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लो और साथ में मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर का। और इंपॉर्टेंट है कि यहां पे कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। जैसे नहीं ए वेक्टर तो ए कैप ही लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिट वेक्टर की जगह पर आप एन कैप, आई कैप, ए कैप, बी कैप, एल कैप कुछ भी लिख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी यूनिट वेक्टर लिखो यहां, इसकी और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होने चाहिए। आप यहां पे कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो 1 ही होते हैं। तो कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। ए वेक्टर है तो जरूरी नहीं ए कैप ही लिखोगे, लेकिन जो कोई भी यूनिट वेक्टर लिखो या आप यहां वो ऐसा यूनिट वेक्टर लिखो कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो। बिल्कुल वैसे यहां मल्टीप्लाई कर लो एक यूनिट वेक्टर का। अब यहां कर रहे हो तो बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। और यहां पे एक ऐसा यूनिट वेक्टर लिखो कि इसकी और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आप यहां पे कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, बस इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सेम सेंटेंस में इसमें भी बोलूंगा। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आया है इस फॉर्मूले का मतलब, तो देखो इस फॉर्मूले का मतलब बताता हूं क्योंकि ये आगे बहुत बहुत यूज करने वाला हूं। इसको समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। जरा सुनो क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि ये एक वेक्टर है आपका एफ वेक्टर। ये वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर का नेम है एफ वेक्टर, ठीक है। मैंने अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बना दिया एन कैप, और एक इधर की तरफ मैंने बना दिया यूनिट वेक्टर एफ कैप, और एक इधर की तरफ मैंने बना दिया यूनिट वेक्टर ए कैप, ऐसे। और मैंने मान लो ये डायग्राम गिवन है कि भाई एफ वेक्टर ये वाला जो वेक्टर है ये एफ वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आपका ये एन कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है आई ए कैप। मैंने आपको 4 चॉइस दे दी कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एन कैप, सही है। दूसरा देखो मॉडुलस लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ए वेक्टर इज इक्वल टू इस मॉडुलस को ऐसे लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ये और ये एक ही बात है ना, ये और ये एक ही बात है ना। तो ऐसे दे रहे हैं। दूसरा मैंने दे दिया एफ वेक्टर बराबर एफ और एफ कैप। तीसरा लिख दिया, चेक कर लूं पहले कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है भी, काफी जगह है। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ इंटू ए कैप, और मैंने 4th चॉइस दे दी, यही लिख देता हूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप या बी एन कैप। अब बताओ इनमें से कौन सी चॉइस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेक्ट है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। इस डायग्राम और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें से, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम से आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है इस डायग्राम के लिए। सोचो, तो मैं कहूंगा फर्स्ट फॉर्मूला सही है। क्यों सर? मैंने कहा अगर ए वेक्टर लिखते हैं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैंने कहा एफ वेक्टर लिख रहे हैं तो एफ का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे। यहां पर एक यूनिट वेक्टर आएगा, एफ वेक्टर लिख रहे हो तो एफ वेक्टर का मॉडुलस लिख लीजिए आप, और साथ में एक यूनिट वेक्टर लिखो, लेकिन ऐसा यूनिट वेक्टर लिखो कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम, तो इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां आप कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब बताओ यहां पर एन कैप की डायरेक्शन और एफ वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, एफ वेक्टर की और एफ कैप की डायरेक्शन सेम नहीं है, एफ वेक्टर और ए कैप की डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर लिखा है इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी डायरेक्शन सेम नहीं, तो ये रॉन्ग है। इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है इसीलिए रॉन्ग है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है इसलिए राइट है। सर इसकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैंने ये भी तो कहा है कि एफ वेक्टर तो एफ वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड आएगा। यहाँ एफ वेक्टर लेकिन मैग्नीट्यूड आ रहा है बी वेक्टर का, बी आ रहा है, यही गलत है यहाँ पे।
तो ये 2 पॉइंट देखना है, एफ वेक्टर तो एफ का ही मैग्नीट्यूड लिखना है, और यहाँ पे कोई सा भी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, जरूरी नहीं एफ कैप लिखा जाए, लेकिन जो कोई भी यूनिट वेक्टर लिखो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं बना दूं ऐसे, एक क्वेश्चन मैं बना दूं ऐसे कि मैंने मान लो ये डायग्राम दे दिया आपको कि भाई ये एक्स एक्सेस है, देखो आगे ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, ये एक्स एक्सेस है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है, और ये एक वेक्टर है आपका ए, ये वाला एक वेक्टर है ए, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए, तो आप ए वेक्टर की वैल्यू बताओ आई कैप के टर्म में। तो मैंने कहा अच्छा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू आई कैप, राइट है या रॉन्ग है बताओ? देखो बिल्कुल राइट है, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लिया। आई कैप की डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है कि नहीं? तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और आई कैप की डायरेक्शन ये रही, आई कैप की डायरेक्शन ये, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम, तो लिख सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, इस यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से लिखा है मैंने ये। समझ में आया? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये सब न्यूमेरिकल में आगे में बहुत यूज करूंगा, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो इन सब पॉइंटों को आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा भाई ये एक वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे रखा है एन कैप, फिर मैंने कहा कि ये बी वेक्टर भी दे रखा है, ये बी वेक्टर, ये मान लो ऐसे दे रखे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी वेक्टर की वैल्यू बताओ, आप बी वेक्टर की वैल्यू लगाओ, इस फॉर्मूले को लगा के दिखाओ बी वेक्टर में कितनी होगी। बच्चे कहते हैं सर बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं दे रखा है, क्या है जानते हो? एन कैप। बी वेक्टर तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन कैप, चल चेक करना इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है क्या नहीं, चेक करके बताओ। सर बी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही और एन कैप की डायरेक्शन, इस एन कैप की डायरेक्शन ये रही, ये किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, ये ईस्ट ही तो है बेटा, और ये भी किस डायरेक्शन में? ईस्ट में, तो दोनों सेम ही तो हैं, सेम ही डायरेक्शन में तो हैं, तो बी वेक्टर की और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, बी वेक्टर लिख रहे हैं तो बी का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन सेम, तो वही तो मैंने किया है ऐसे। और आप चाहो तो ए वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहो तो ए वेक्टर की वैल्यू भी लिख सकते हो, ये ए वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, ये भी ठीक है, ए वेक्टर की और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन सेम, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो इस डायग्राम के लिए ये सेंटेंस, तो आप फॉर्मूले को समझ गए होंगे कि हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। आगे चल के ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता होगा तो दिक्कत होगी बेटा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर समझ में आया आपको कि यूनिट वेक्टर क्या है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इसमें कैप के सिंबल बनाते हैं, ये अगर कैप लग रहा है तो मैग्नीट्यूड 1 लिखेंगे, लेकिन अगर कैप नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम ए लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कोई कैप लग रहा है, कोई सा भी कैप लगा हुआ है तो 1 ही होगा मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन की बात क्या है? तो डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यूनिट वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यूनिट वेक्टर आपको समझ में आया हुआ, बहुत से टीचर इसको ऐसे भी लिख देते हैं भाई, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे अब ये वाला फॉर्मूला हमारा करेक्ट आया, जैसे ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, तो इसको बहुत से टीचर क्या करते हैं, एन कैप की वैल्यू निकालते हैं, एन कैप इज इक्वल टू, इस एफ को इसके नीचे ले आओ डिवाइड में, तो एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई एफ, ऐसे भी लिखते हैं बहुत से लोग ऐसे। जैसे इसको लिखना चाहें, अगर इसको लिखना चाहें, अगर ये आपका ए कैप है, मान लो इस डायग्राम में ये ए कैप है, जैसे ये लिख रहा हुआ है, अगर यहाँ से आप एन कैप की वैल्यू निकालो, इसकी एन कैप की वैल्यू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए, ऐसे। वो तो लेट करने के ऊपर है, आप ऐसे ए कैप लेट कर लिया, ए कैप, तो आप यहाँ ए कैप कर दो यार, ये लो ए कैप, है ना। लेकिन ये मत समझना कि आपको बस यहाँ ए वेक्टर तो यहाँ ए कैप ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सब फॉर्मूले में ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आया? बहुत से टीचर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो छोड़ता हूँ, ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मेट में याद ना करके ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। अगला वेक्टर देखते हैं, फोर्थ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इसे कभी कभी बेस यूनिट वेक्टर भी बोल देते हैं, बेस यूनिट वेक्टर। जानते हो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर या नॉर्मल, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दैट मींस परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर,
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हमने, दो ही एक्सिस बना दिए अभी मैंने, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम तीनों एक्सिस बनाना चाहें तो देखो एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये होती है ऊपर की तरफ, ऐसे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैंने एक्स एक्सिस ये ड्रॉ करी, वाई एक्सिस ये ड्रॉ करी, तो जेड एक्सिस ऐसे आएगी बोर्ड से सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। लेकिन हम बना ऐसे लेते हैं, तो ये मत समझना कि ये वो एक्सिस ऐसे होती है, ये एक्सिस ऐसे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ। जब भी सोचिए तो आप 3D बनाएंगे ऐसे, लेकिन सोचेंगे ऐसे, बनाएंगे ऐसे, लेकिन जब भी सोचने की बात आएगी तो सोचेंगे ऐसे कि जेड एक्सिस ऐसे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन बना ऐसे देते हैं बेटा, ये जेड एक्सिस है, इन तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। जहां ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उसे ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कभी भी यूनिट वेक्टर कंसीडर करना हो तो आई कैप कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड है आई कैप। और वाई एक्सिस में जो कंसीडर करते हैं वो जे कैप, और जेड एक्सिस में के कैप ऑलवेज। नेगेटिव एक्सिस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर लो, माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस में तो जे कैप है, इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस में बात करें अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, नेगेटिव वाई एक्सिस वाई की अपोजिट, तो माइनस का जे कैप। और जेड एक्सिस में पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर अंदर की तरफ, माइनस का के कैप। नेगेटिव जेड एक्सिस में माइनस का के कैप। ये तीन एक्सिस में हमेशा यही यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। अगर हमें यूनिट वेक्टर गिवन ना हो और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आई कैप अपनी तरफ से लेट कर लेना, आई कैप। ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, आई जे के, तो यही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। आई कैप, जे कैप, के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या बेस यूनिट वेक्टर इसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है, क्या आई कैप को और जे कैप, इनके मैग्नीट्यूड सबके 1 होते हैं? आई कैप ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इनके मैग्नीट्यूड सबके इक्वल है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि क्या आई कैप, जे कैप और के कैप इक्वल हैं? क्या इनको हम इक्वल लिख सकते हैं? क्योंकि सबके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, तो क्या हम इनको इक्वल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो आंसर है नो। सर क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर सेम, तब वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो आप यही तो पूछ रहे हो इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये इक्वल वेक्टर है या नहीं? तो नहीं है, बिकॉज इन सब की डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड जरूर सेम है बट डायरेक्शन तो सेम नहीं है। और इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए, जबकि यहां पर डायरेक्शन सेम है नहीं, तो हम यह कह सकते हैं कि ये इक्वल वेक्टर नहीं है। बट इनके मैग्नीट्यूड की बात करें, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन तो आती ही नहीं उसमें, ओनली मैग्नीट्यूड। के कैप का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, कितना है? 1। इन सब का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। आप इनको इक्वल लिख सकते हो, ये होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इससे अगला वाला देखें 5, तो एक होता है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, देखो को मतलब सेम, क्या सेम? सेम तो इनिशियल लिख रहा है वेक्टर, तो इनिशियल पॉइंट सेम, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट किसे बोलते हैं हम? टेल को। को इनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो वो को इनिशियल वेक्टर्स हैं। जैसे आपका ये वाला वेक्टर मैंने बना दिया ए, ये मैंने दूसरा वेक्टर बना दिया बी, और ये मैंने तीसरा वेक्टर बना दिया सी। क्या ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं? तो यस। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये रहा, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट भी यही है, और इस वाले वेक्टर का सॉरी एरो वाला बना दिया, इस वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यही है। तो इनिशियल पॉइंट तीनों वेक्टरों के कॉमन है, सेम है, तीनों वेक्टरों के इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बना देता कि ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा,
और सी वेक्टर ये रहा। तो क्या ये तीनों वेक्टर को इनिशियल वेक्टर है? तो मैंने करना है, क्योंकि इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ये है। तीनों वेक्टरों के इनिशियल पॉइंट अलग अलग हैं, एक ही पॉइंट नहीं। जैसे इस पॉइंट को अगर मैं नाम देना चाहूँ, इस वाले पॉइंट को मैंने पी कह दिया, तो इन तीनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट पी है, लेकिन इस वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट पी, इस वाले इनिशियल वेक्टर पी है, ये अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनिशियल पॉइंट। तो ये को इनिशियल वेक्टर्स नहीं है, लेकिन ये वाले को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो आपको को इनिशियल वेक्टर समझ में आया होगा कि व्हाट इज द को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, देखो इसमें अभी जीरो वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लोकलाइज और नॉन लोकलाइज वेक्टर, ये 3 या 4 वेक्टर और रह गए हैं, और एक कोलिनियर वेक्टर, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।